खेल जगत में फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का एपिसोड नए साल 2026 का पहला एपिसोड है। इस मौके पर आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और आपके जो भी रुके हुए या बिगड़े हुए काम हो वो इस नए साल में बन जाएं, ऐसी हमारी दुआ है, हमारी शुभकामना है। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में एक अजीम हस्ती हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे आज का विषय क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में हमने खेल में कई उपलब्धियां हासिल की। क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता, हॉकी में एशिया कप जीता और साल खत्म होने के पहले ही देश की बेटियों ने महिला वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। और अब सामने है पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2026 जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है और यही हमारे आज का टॉपिक भी है। तो फटाफट आपका परिचय कराते हैं आज के मेहमान से। मिलिए वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप जी से, जो कि खुद भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में खासी दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट की समसामयिक घटनाओं पर आपकी गहरी नज़र है। शरद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार शरद जी, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आपका ओपनिंग कमेंट चाहेंगे। साल 2025 बीत गया, आगे 2026 है। खेल जगत में हमने क्या खोया, क्या पाया और नए साल से हमको क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, आपने खुद ही बता दिया है कि 2025 से हमने क्या पाया है और बड़ी ढेर सारी उपलब्धि रही, जहां पर एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और विमेंस वर्ल्ड कप जीते हम, और हॉकी में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो कुल मिला के 2025 का साल बहुत अच्छा रहा और सरकार के प्रयास जिस तरह से खेलों के लिए वो बहुत ही सराहनीय रहे। बिल्कुल। जहां तक 2026 की बात है, इससे पहले मैं बात करूं, आपके श्रोताओं को अपने माध्यम से मैं नए साल की बधाई देता हूं। और यहाँ पर मैं बताऊं कि 2026 जो है खुशियों से भरा है, खासकर खेल प्रेमियों के लिए जी। जहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है। और अगर आप दोनों की टाइमिंग देखिए तो जिस दिन अंडर 19 का वर्ल्ड कप 6 फरवरी को खत्म हो रहा है, 7 फरवरी से हमारा T20 का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अगले 3 महीने तक हम सिर्फ क्रिकेट 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 ही देखते रहेंगे। तो बहुत ही खुशियों से भरा है, खासकर क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेटर्स के लिए। शरद जी, 7 फरवरी से विश्व कप की शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है और इस टूर्नामेंट में एक डिफेंडिंग चैंपियन की तरह ही उतरेगी। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव, जिनकी हालिया फॉर्म देखें तो कुछ सीरीज में वो बेरंग दिखे हैं, ऐसे में कप्तानी तो अलग बात है, लेकिन क्या उनकी टीम में जगह बन रही थी? देखिए, आपका कहना बहुत कुछ सही है, लेकिन जैसा कि हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि एक राजा को आशीर्वाद था कि वो किसी चीज को छू ले तो सोना बन जाती। तो वही सूर्य कुमार यादव के साथ है कि वो जिस टीम के साथ रहे लगातार, आप देखिए हम 13वीं 14वीं सीरीज जीत गए और लगातार हम जीतते आ रहे हैं, हार नहीं रही, ये बड़ी उपलब्धि है। और सूर्य कुमार यादव जिस टाइप के क्रिकेटर्स हैं, उनको तो एक क्लिक की जरूरत है। और जो अभी हालिया न्यूजीलैंड सीरीज हम खेलेंगे, मुझे लगता है कि उससे पहले कि वो बहुत जल्दी फॉर्म में आ जाएंगे। और ही इज अ मैजिकल बैट्समैन, किसी भी दिन किसी भी समय वो फॉर्म में आ सकते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव के लिए कहना कि वो टीम में जगह बनती थी कि नहीं बनती थी, लेकिन बनती थी। और सूर्य कुमार यादव टीम के मनोबल के लिए, जी, टीम के मनोबल के लिए मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली चर्चा में जब आएंगे तो विश्व कप हमारे सामने रखा होगा। बिल्कुल, लेकिन एक पहलू ये भी है कि अगर टीम का मनोबल बढ़ाना हो तो टीम के पास ऐसा कप्तान होना चाहिए जो कप्तानी तो अच्छा करता ही है, लेकिन साथ में उसका खुद का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। जैसा कि हमने पैट कमिंस को देखा एशिया सीरीज में, काफी अच्छा रहा, कप्तानी भी अच्छी थी, बॉलिंग भी काफी अच्छी थी, साथ में रोहित शर्मा भी हमारे सामने हैं। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव कुछ उनसे पीछे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या इसका टीम के मनोबल पर कुछ निगेटिव असर भी पड़ेगा? अगर दुनिया में अगर 10 क्रिकेट टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए नंबर 1 है कि वहां पे सभी परफॉर्म करते हैं और किसी से भी उम्मीद करी जा सकती है कि अपनी पोजीशन पे वो खेल जाएगा। और वाकई पैट कमिंस इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बॉलिंग भी करते हैं शानदार, बैटिंग भी जरूरत पड़ने भी करते हैं। और टीम को जिस तरह से वो पूरे सबको कोऑर्डिनेशन से चलते हुए, वो वाकई बड़ी चीज है। और उसके बाद अगर नंबर 2 की टीम अगर आप देखें तो भारत की है। तो ऐसे में आपका कहना सही है कि सूर्य कुमार यादव को टीम के मनोबल के लिए परफॉर्म करना चाहिए। थोड़ा सा उनको गहन अध्ययन करना चाहिए अपनी बैटिंग पे कि हम फील्डिंग भी अच्छा कर रहे हैं, कप्तानी भी अच्छा कर रहे हैं, टीम जीत भी रही है। लेकिन हमें खुद, जिसे कहते हैं ना, ही लिव्ड बाय एग्जांपल, तो ही शुड कम फॉरवर्ड एंड लीड बाय एग्जांपल। लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं, कभी भी एक मैच की बात है वो फॉर्म में वापस आ सकते हैं। जी हाँ, क्रिकेट का तो यही तरीका है कि एक दिन आप हीरो होते हैं, एक दिन जीरो, फिर तीसरे दिन हीरो हो जाते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय टीम जीत रही है, सबसे बड़ा सुकून ये है। एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि भाई टीम जीत गई, देश की टीम जीती है। किसी ने परफॉर्म किया, किसी ने नहीं किया। अगर आप एशिया कप में देखें तो रिंकू सिंह ने केवल एक बॉल खेली थी, 14 रन मारा, चौका मारा था, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट था।
तो इसलिए मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आएंगे और जरूर आएंगे, ऐसी हम भी उम्मीद करेंगे। और शरद जी, अब अपनी टीम के संयोजन पर आते हैं कि विश्व कप शुरू होने वाला है, तो ऐसे में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी क्या रहने वाली है? क्या यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को हम मिस करेंगे? नहीं मिस करेंगे, इसलिए कि अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखें तो उनके परफॉर्मेंस बड़े पैचेस में रहे हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ को देखें, अभी हालांकि वो हजारे ट्रॉफी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में, लेकिन जिस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का, वो लाजवाब है। संजू सैमसन ऊपर आएंगे आपको? संजू सैमसन ओपन करेंगे और मुझे लगता है कि इसीलिए आप देखिए, अगर इन दोनों, क्योंकि शुभमन गिल बाहर चल रहे हैं, शुभमन गिल का बाहर होने का यही एक बड़ा कारण है कि वो उस लेवल पे उनको ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए जी। तो ऐसे में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है और ये शानदार विकल्प है। मैं तो गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये दोनों आपके जो 6 ओवर का आपका पावर प्ले है, अगर उसमें किसी मैच में स्टे करते हैं तो आप मान के चलिए 70 से 80 रन से कम नहीं बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, संजू सैमसन टीम में ना होते तो आपको क्या लगता है वो कौन सा खिलाड़ी होता जो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करता? नहीं होते तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को होना चाहिए था, क्योंकि शुभमन गिल भी थोड़ा सा उनका पैची फॉर्म चल रहा है, खराब फॉर्म चल रहा है इंग्लैंड दौरे के बाद से काफी, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देखिए कितना इंप्रूव किया है। ये वही खिलाड़ी जिसको 2 साल पहले लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था कि इसका बैटिंग स्टांस ठीक नहीं है, तमाम दिग्गज जो हमारे कमेंटेटर हैं बोलते हैं और आज उसकी तारीफ करते फिरते हैं। तो शुभमन गिल ने जिस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, वो वाकई बड़ी उपलब्धि है और वो हो सकते थे मुझे लगता है। चलो जी, विकेट कीपिंग में आपको क्या लगता है कि कौन प्लेइंग 11 में होगा? क्या संजू सैमसन ही रहेंगे या ईशान किशन भी आ सकते हैं टीम? नहीं, ईशान किशन के चांसेस कम है। अगर संजू सैमसन अगर टीम में खेल रहे हैं तो संजू सैमसन को ही कीपिंग करनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर 19-20 का फर्क है ईशान किशन में और उसमें संजू सैमसन में, और संजू सैमसन ज्यादा ट्रस्टेड बैट्समैन भी हैं और ज्यादा ट्रस्टेड विकेट कीपर भी है। क्या दोनों के खेलने की संभावना है? कुछ हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए होगी और खासकर हम सब कॉन्टिनेंट्स में खेल रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका में, तो हम दोनों को खिला सकते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहां तक मैं जानता हूं कि संजू सैमसन एक अच्छे फील्डर भी है। आप देखिए वो टीम को लीड करते हैं जब IPL में, तो भी वहां फील्डिंग करते भी दिखाई पड़ते हैं। ईशान किशन भी फील्डिंग करते दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि विकेट कीपर जब फील्डिंग करता है तो ज्यादा चौकन्ना रहता है और कैचेस ना छोड़ने की संभावना है उसकी ज्यादा होती है। ये सवाल इसलिए भी बन रहा था क्योंकि हमारी टीम में ऑलराउंडर्स भी काफी हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे भी हैं, तो ऑलराउंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं टीम में? देखिए, सबसे अगर ट्रस्टेड ऑलराउंडर है तो हार्दिक पांड्या है और अभी हाल के दिनों में साउथ अफ्रीका सीरीज बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और शिवम दुबे भी बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है जी। अक्षर पटेल भी काफी अक्षर पटेल भी कर रहे हैं, तो अक्षर पटेल को तो वाइस कप्तान बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम से ज्यादा बैलेंस साइड इस समय मुझे कागजों पे तो फिलहाल कोई नहीं दिखता जी। अच्छा, हमने अभी अक्षर पटेल की बात की है, तो स्पिन अटैक में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं? देखिए, हमारे पास कुलदीप यादव है, हमारे पास अक्षर पटेल है और ये दोनों इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अभी हाल के दिनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि शायद जो इंग्लैंड सीरीज हम टेस्ट सीरीज हार गए थे, अगर कुलदीप यादव होते तो कुछ नतीजा अलग होता और आज हम टेस्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की सीरीज में इतने नीचे ना होते, इतने 6 नंबर पे शायद हैं हम लोग जी, 6 नंबर के पायदान पर है जी। अभी हाल के कुछ मैचों में देखें तो टेस्ट सीरीज में हम देख रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि हम 2020 अच्छा खेल रहे हैं, वनडे अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट में हम पीछे हो जाते हैं? तो मुझे लगता है टेस्ट के लिए जो द मोर सीरियस क्रिकेटर, जो उनके अंदर पेशेंस हो, क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट वो पेशेंस का गेम है, तो स्किल के साथ साथ एक अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए और पेशेंस। अगर आप चेतेश्वर पुजारा को देखें जिस समय दौर में थे, राहुल द्रविड़ थे, सौरव गांगुली थे, जी, सचिन तेंदुलकर थे, इनके अंदर पेशेंस, वीवीएस लक्ष्मण भी थे, लक्ष्मण थे, इसीलिए वो उभर के आज इतने बड़े नाम है कि उनके नाम को अभी कोई रिप्लेस करने वाला दूसरा नाम नहीं दिख रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट पेशेंस की जरूरत है और मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम में हमें उन खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में डालना चाहिए जो संयम से लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सके, धैर्य रखे जी। और ये T20 और वनडे वाले जो मिक्स प्लेयर्स आएंगे जी, उससे नुकसान हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता है कि एक दिन आप 6 बॉल पे 6 चौके मारे और दूसरे दिन 6 बॉल को छोड़ के आप 7वीं बॉल का इंतजार। तो आपका नजरिया ये है कि टेस्ट टीम के लिए एक अलग और स्थायी टीम होनी चाहिए जी। हाल के कुछ दिनों में देख रहे हैं कि वनडे की टीम अलग होती है, T20 की अलग होती है, टेस्ट की अलग होती है, और हर मैच में भी देखें तो टीम में इतने फेरबदल होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं, तो क्या इतना फेरबदल करना ये सही है? और गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उस पर भी कई लोग सवाल
सवाल खड़ा करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, फेरबदल बहुत ज़रूरी है और फेरबदल के हिसाब से मेरे एक स्थायित्व होना चाहिए जी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चाहे वो T20 की टीम हो, चाहे वनडे की टीम हो या टेस्ट क्रिकेट की टीम हो। गौतम गंभीर की कोचिंग पे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग तमाम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी अलग हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने एक चीज़ तो बेहतर करी है कि उन्होंने अभी हाल के दिनों में भारत को, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी कह लीजिए, एशिया कप कह लीजिए, और तमाम जगहों पे उन्होंने टीम को विजयी बनाया है, रिजल्ट्स दिए हैं। तो मेरा मानना है कि टीचर वही अच्छा होता है या छात्र वही अच्छा होता है जो रिजल्ट देता है जी। तो गौतम गंभीर की कोचिंग पे कोई संदेह नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बेहतर काम ये किया है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि टेस्ट टीम को अलग किया है, वनडे को अलग किया है, T20 को किया है, ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ, दो जगह वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन टेस्ट टीम को थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। उस पर उनको उस तरह के एक्सपर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे और गौतम गंभीर को उतनी ही सीरियसली उस कोचिंग को भी लेना पड़ेगा जिस तरह वनडे और T20 को ले। जी शरद जी, फिर से हम अपने वर्ल्ड कप पे ही आते हैं कि अभी हमने हाल में देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई, तो उसमें भारतीय टीम कुछ थोड़ा सा बैकफुट पे लगी। तो आपको क्या लगता है कि विश्व कप में ऐसी कौन सी टीम होगी जो इंडियन टीम को टक्कर दे सकती है? देखिए, विश्व कप में अगर आप देखें तो विश्व क्रिकेट का जो स्तर है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें हैं जो बड़ी सशक्त हैं। हालांकि पाकिस्तान टीम का भी प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी से बदलता है, कभी भी उठाता है, कभी भी, वो मतलब मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है। बिल्कुल। लेकिन इन 4 टीमों के बारे में कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि ये 4 टीमें जो सेमीफाइनल खेलेंगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड की टीम की क्या? इंग्लैंड की टीम भी थोड़ा डेंट मार सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के हालिया प्रदर्शन है टीमों के, जो परफॉर्मेंस रही है जी उससे ये 4 टीमें सेमीफाइनल में होंगी। शरद जी, विश्व कप के पहले अभी 11 जनवरी से न्यूजीलैंड का दौरा है भारत में, तो ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरे पर 3 ODI मैच होंगे और 5 T20 मैच खेले जाएंगे, तो ये दौरा कितना अहम होने वाला है भारतीय टीम के लिए? बहुत अहम होगा, और मुझे लगता है कि जो ODI है, ODI पे अभी हालांकि हमारा फोकस नहीं है जी। ODI तो एक है कि जो अभी हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था जी, तो उस टीम को ट्यून अप में रखने के लिए हम 3 ODI खेलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी उस 5 T20 मैचेस पे, क्योंकि उसके ठीक बाद हमारा वर्ल्ड कप शुरू होना है जी। तो ऐसे में T20 पे नजर रहेगी पूरी, और भारत चाहेगा जब वो यहाँ आएंगे सब कॉन्टिनेंट में, तो ये तैयारियों के लिए है। अच्छा, ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि जितने कॉम्बिनेशन हो वो इस सीरीज में आजमा लिया जाए और एक स्थायी टीम ही हमारी वर्ल्ड कप के लिए जाए जी। वो एक हमें 5 मैच का ये मौका होगा जहाँ हम ट्राई एंड टेस्टेड कर सकते हैं जी। भाई इनको ओपन करा दिया, उनको मिडिल ऑर्डर में ले आए जी, रिंकू को भी खिला दिया, उनसे बॉल करा दी, तो हम टेस्ट कर देंगे। उसके नतीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी तैयारियों पे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत सी चर्चा हो रही थी कि अपने रघुवंशी जो अंडर 19 के क्रिकेटर हैं उनको भी भारतीय टीम में डाल दिया जाए, तो मुझे लगता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप उनके लिए एक शुरुआत है, और वो अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है अगले वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छी तैयारियों के साथ आएंगे। शरद जी, अब प्रोग्राम का क्लोजिंग का टाइम करीब आ गया है, तो ऐसे में चलते चलते एक सवाल आपसे ये हम करना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में भारत की संभावनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत मुझे लगता है पोडियम फिनिश करेगा, या तो नंबर 1 होगा या नंबर 2 होगा जी। लेकिन भारतीय होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं भी उसी तरह और आप भी उसी तरह बिल्कुल प्रे करें कि भारतीय टीम जो है पायदान पे एकदम ऊपर हो, जब चैंपियंस का पीछे वो स्टेज रखा हो और उस पे वहाँ पटाखे चल रहे हो और हमारे सूर्य कुमार यादव के हाथ में वो ट्रॉफी हो, तो उससे बेहतर कोई पल नहीं हो सकता। बिल्कुल, कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये तो हम भी और हमारा पूरा देश भी यही प्रार्थना करेगा, प्रे करेगा कि भारतीय टीम ट्रॉफी जीते। फिलहाल वक्त की पाबंदी है, हमको अपना ये प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। शरद जी, आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, दोबारा आपसे अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।